हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था जर्नी इनसाइड द एटम। तो हमने इसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को कंप्लीट किया था एंड डाल्टन एटॉमिक थियोरी को भी कंप्लीट किया था एंड थॉमसन मॉडल को भी कंप्लीट किया था। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल के पहले अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे एंड देन रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ेंगे। उसके बाद हम रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक पढ़ेंगे, देन बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, राइट, देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ओके, एंड लास्टली वी कंप्लीटेड द वैलेंसी। और इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट समझना होगा, जिसे हम अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अल्फ़ा पार्टिकल्स को समझेंगे कि आखिर ये अल्फ़ा पार्टिकल्स होता क्या है। उसके बाद हम अल्फ़ा पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जिसे हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, राइट। अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं, जिसे अल्फ़ा का साइन बोला जाता है, राइट। अल्फ़ा पार्टिकल्स होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली एक फास्ट मूविंग पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलीज होता है, राइट। तो देखते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके से इमिट होता है ऑफ अ सर्टेन हैवी न्यूक्लियाई, यानी किसी भी हैवी जो एलिमेंट है, जब वो हैवी एलिमेंट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके होता है, तब अल्फा पार्टिकल्स वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। एंड ये अल्फा पार्टिकल बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई होता है। इसके अंदर जो है बच्चों 2 प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है। इसका मास 4 होता है, क्योंकि मास हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। सिंबल अल्फा से डिनोट करते हैं। और एक हीलियम एटम को हम कंसीडर करते हैं बेसिकली, क्योंकि हीलियम का भी मास 4 होता है, राइट, एंड इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। हाई आयोनाइजिंग पावर बट लो पेंट्रेटिंग पावर, मतलब आयोनाइज बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन पेंट्रेशन की बात करें तो किस चीज़ के अंदर ये पेंट्रेट करेगा, तो उतना ज़्यादा अंदर तक जो है पेंट्रेट नहीं कर पाता है। इसके कंपैरिजन में गामा पार्टिकल्स जो है ज़्यादा पेंट्रेट करता है, ठीक है। तो इसकी पेंट्रेटिंग पावर लिमिटेड होती है। तो अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम के बराबर होता है लगभग। हीलियम एटम से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल एक हीलियम एटम के बराबर होता है, इसीलिए हम बेसिकली इसे हीलियम एटम से कंपेयर करते हैं। ओके, हीलियम एटम में भी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। देखिए, यदि आप ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हो कि यदि कोई अल्फा पार्टिकल है तो 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन होगा इसके न्यूक्लियस में। एंड ये आता कहाँ से बेसिकली अल्फा पार्टिकल, क्या ये हीलियम एटम है या कुछ और होता है। When a heavy unstable nucleus emit an alpha particles, its mass number decrease by 4 and atomic number decrease by 2. Suppose हमारे पास ये कोई एलिमेंट है, X जो है हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव है, तो ये अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा। डिके हो रहा है, इसका मतलब ये टूट रहा है, तो Y में टूटा और साथ में एक हीलियम एटम यानी कि अल्फा पार्टिकल्स भी इससे निकलता है, ठीक है। तो जो Y एलिमेंट बना X को टूटने से, तो Y का जो मास है वो X से 4 कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, और इसे जो टूट के बनाए हीलियम एटम, तो यहाँ से जो डिक्रीज किया ना इसका एटॉमिक नंबर, वो हीलियम एटम के पास है एंड मास नंबर भी हीलियम एटम के पास है, ठीक है। तो बेसिकली ये हीलियम क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है, और ये किसी न किसी एटम को टूटने से, बेसिकली हैवी एलिमेंट को टूटने से, जैसे ये यूरेनियम है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो डिके करता है तो थोरियम बनाता है और एक हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होता है। तो बच्चों, हम हमारे बुक में भी ये लिखा है कि अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम एटम है। अब हम आगे का एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे जो साइंटिस्ट थे यानी कि रदरफोर्ड, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, इसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या था बच्चों, देखिए इसके अंदर ना
ये एक बॉक्स है, इसके अंदर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को रखा था, ठीक है, और यहाँ से रे ऑफ लाइट को इमिट करवाया था जो अल्फा पार्टिकल से निकला। और ये गोल्ड फॉयल, यहाँ पे इन्होंने गोल्ड फॉयल, बेसिकली गोल्ड फॉयल को ही बमबार्ड करवाना था, इससे टकराना था और उनको देखना था कि टकराने के बाद क्या होता है इस अल्फा पार्टिकल का। इन्होंने स्क्रीन जो ZnS जिंक सल्फाइड का बना हुआ स्क्रीन था, क्यों ZnS का बना हुआ स्क्रीन लिया था, ताकि जब रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इधर 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 रे ऑफ लाइट जो आ रहा है उसे टकराएगा तो वहां ग्लो करेगा और उनको पता चलेगा कि रे ऑफ लाइट किस किस डायरेक्शन में जा रहा है। गोल्ड फॉयल को ही क्यों चूज किया था इसे बमबार्ड करवाने के लिए? एक गोल्ड ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम जितना चाहे उतना जो है पतला कर सकते हैं, ज्यादा वो मैलेबल होता है, ठीक है, तो इसे हम जितना चाहे उतना जो है पीट के एकदम से पत्थर की तरह एकदम पतला कर सकते हैं। अब क्या होता है जरा हम आगे देखते हैं। उन्होंने उनके दिमाग में एक्सपेरिमेंट करने को क्यों सूझा, क्यों आखिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? बच्चों था क्या कि इससे पहले थॉमसन सर ने अपना मॉडल दिया था, उन्होंने बोला था कि एटम तरबूज है और एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो स्कैटर्ड होते हैं लाइक सीड ऑफ अ तरबूज, जैसे कि तरबूज में उसके सीड स्कैटर्ड होते हैं पूरे में, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है स्कैटर्ड होते हैं। तो बस उनको देखना था कि क्या रियली में एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सीड की तरह स्कैटर्ड है या कहीं और है ना। प्रोटॉन कहाँ होता है, क्योंकि उस टाइम तक जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी तो उन्हें इस बात का पता करना था। तो टेस्टिंग इन 1911 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जेजर एंड मार्सडीन वर्किंग अंडर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेजर एंड मार्सडीन जो है रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स थे, उनके साथ वो काम कर रहे थे। टेस्टेड थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम थ्रू व्हाट बिकम फेमस एज द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने जो है थॉमसन के मॉडल को चेक किया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया, ठीक है। क्या क्या उन्होंने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। उनको ये जानना था कि इलेक्ट्रॉन जो है किस तरीके से एटम के अंदर अरेंज्ड है। रदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, एंड रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया एंड इस एक्सपेरिमेंट की वजह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। कैसे हुई हम देखते हैं, है ना। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वेयर मेड टू फॉल ऑन थीन गोल्ड फॉयल। क्या किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल से टकराया, किसे टकराया, गोल्ड फॉयल को। मैंने ऊपर अभी आपको दिखाया है। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल बिकॉज वांटेड अ थीन अ लेयर एज पॉसिबल। गोल्ड फॉयल को क्यों उन्होंने लिया एक एलिमेंट के तरह जिसे उन्हें बम्बार्ड करवाना था, क्योंकि उन्हें एकदम थीन लेयर चाहिए था और वो लेयर सिर्फ गोल्ड से ही पॉसिबल था। दिस गोल्ड फॉयल वॉज अबाउट 1000 एटम थिक, और इतना थिक था, सोचो 1000 एटम थिक था। अल्फा पार्टिकल आर डबल चार्ज हीलियम आयन, ये तो मैंने आपको बता चुका है कि हीलियम आयन होता है जिसके ऊपर 2+ चार्ज होता है। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट, ये भी मैंने बताया कि इसका मास 4 यूनिट होता है। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये जो अल्फा पार्टिकल है ना बच्चों बहुत ही फास्टली मूव करेगा जिससे उनका एनर्जी जो है बहुत हाई होता है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वुड पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, और उन्होंने कहा था कि जो एटम है, राइट, एटम के में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्कैटर्ड है और प्रोटॉन बीच में है, यानी कि बहुत सारा जगह खाली होगा एटम के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के आसपास, तो बहुत सारा जगह खाली ही होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स वो स्ट्रेट पास कर जाने चाहिए था। वाइल ओनली अ फ्यू वुड अंडरगो स्मॉल डिफ्लेक्शन, जबकि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स जो पास हो रहा था कुछ डिफ्लेक्ट होता अपने जगह से, एंड लार्ज डिफ्लेक्शन वे आर नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वॉज कंसिडरेबल मास एंड एनर्जी। तो उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि भाई हमारे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होगा ना वो इस तरह से होगा, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएगा। उनको ऐसा लगता था कि बहुत सारा अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पास हो जाएगा, कुछ जो है वो थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट होगा, यानी अपने रास्ते से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलाएगा वापस, है ना। लेकिन उनको इस तरह का रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है।
क्या रिजल्ट मिला, ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, उन्होंने तो ऐसा सोचा था बट उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है पास हो गया बिना डिफ्लेक्शन के। सम अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, लार्ज एंगल से भी कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वेयर रिबाउंड, मतलब कि अपने पाथ पे लौट के आ जाना। लगभग उन्होंने एक्सपेरिमेंट में जो है एनसीईआरटी में आपका लिखा है 12,000 अल्फा पार्टिकल जो पास हुआ था, जिसमें से एक पार्टिकल जो है अपने रास्ते पे जो है रिबाउंड हो गया। ठीक है, एक जो है अपने रास्ते पे वापस लौट के चला आया 12,000 में से। बाकी का कुछ स्ट्रेट पास हुआ, कुछ डिफ्लेक्ट हुआ स्मॉल एंगल से, कुछ लार्ज एंगल से। ये इनका ऑब्जर्वेशन था। इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं हम। देखिए अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे चूंकि प्लस चार्ज है तो अल्फा पार्टिकल्स भी एक प्लस चार्ज है, तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, हम जानते हैं ऐसा। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स एक प्लस चार्ज के पास आता है तो प्लस अपने पास आने से पहले ही उसको क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ जो इससे खास दूरी पे था वो पास हो पाया, सीधा स्ट्रेट पास हुआ, है ना। लेकिन जो इसके पास से होके गुजरना चाह रहा था वो डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का भी चार्ज पॉजिटिव था और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन था उसका भी चार्ज पॉजिटिव था, इसीलिए सेम चार्जेस ने रिपेल कर दिया। एंड ये देखो कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पे रिबाउंड हो गया, वापस लौट गया, कुछ जो है स्ट्रेट चला गया। ये उनकी फाइंडिंग आई थी, ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का ये ऑब्जर्वेशन आया था। क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने इससे, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हो। मोस्ट स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। बहुत सारा अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट सीधा सीधा पास हो गया क्योंकि बहुत सारा स्पेस खाली था। जबकि थॉमसन ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके अनुसार हर जैसे ही अल्फा पार्टिकल जाता तो इलेक्ट्रॉन से टकरा जाना चाहिए था, बहुत सारी को तो सीधा पास नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, तभी तो मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है। A teeny center region hold all the positive charged and mass named the nucleus। बीच में एक सेंटर रीजन है ना, जो काफी छोटा है। ऐसा कंपेयर किया गया है कि इतना छोटा है कि एक क्रिकेट ग्राउंड में, जो एक क्रिकेट ग्राउंड होता है ना, उसमें एक स्मॉल जो क्रिकेट बॉल है उसकी तरह इतना छोटा न्यूक्लियस रीजन है। वो जो है सेंटर रीजन के पास जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सेंटर रीजन में पॉजिटिव चार्ज है। जबकि थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सीड की तरह पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब प्रोटॉन जो है वो वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट होता है उस तरीके से पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ। लार्ज डिफ्लेक्शन व्हेन पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल गॉट वेरी क्लोज टू द पॉजिटिव न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि चूंकि जो बीच में जो रीजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसे कि हम न्यूक्लियस कहते हैं, इस वजह से जब अल्फा पार्टिकल उसके पास जाता है तो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन हो जाता है क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल कर रहा है। रियल रिबाउंड अकर व्हेन पार्टिकल्स हिट द डेंस न्यूक्लियस डायरेक्टली। एंड बहुत ही कम रिबाउंड हुआ है, अपने पाथ पे लौट के आने वाला जो केसेस है वो लगभग 12,000 में एक उनको दिखा है, यानी कि न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। और जब कोई चीज उससे टकराता है तो अपने पाथ पे लौट के चला, यानी कि बहुत ही हार्ड है ना, हार्ड भी और बहुत ही स्मॉल भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इन सब के बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, है ना। बोला कि भाई थॉमसन मॉडल जो है वो गड़बड़ है ना, उन्होंने जो कुछ बताया सब गड़बड़ है, ऐसा कुछ भी फाइंडिंग नहीं हो रहा है, हमने टेस्ट कर लिया, तो अब हम अपना मॉडल देते हैं। क्या मॉडल दिया? ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर। उनके मॉडल में क्या क्या फीचर था? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। और एटम के जितने भी मास है वो कहाँ रिसाइड करते हैं? न्यूक्लियस में ही रिसाइड कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। उसका रास्ता जो है वो डिफाइंड है ना। ये नहीं कि वो सीड की तरह स्कैटर्ड है, वो है तो एटम के अंदर, लेकिन वो अपने ऑर्बिट के अंदर है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, और न्यूक्लियस का साइज भी बहुत ही छोटा है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शो द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। इट ऑल्सो गिव्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस। और क्या बताया? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कंटेन ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस है ना, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये सब जो है न्यूक्लियस में ही होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। न्यूक्लियस बहुत ही डेंस और हार्ड है। न्यूक्लियस ऑफ एटम इज अ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम एज अ होल। एंड एटम से यदि कंपेयर करें तो उसके कंपेयर में न्यूक्लियस बहुत ही स्मॉल है। ठीक है। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट। एन एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का नंबर भी इक्वल है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होल्ड द एटम टुगेदर। चूंकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में, यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इनके अंदर जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से एटम एग्जिस्ट करता है। एंड रदरफोर्ड मॉडल को हम न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल को हम न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन बच्चों, आपको पता है कि जब भी कुछ डिस्कवरी होती है तो ऐसा नहीं है कि बस एक बार में साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दे दिया, कुछ डिस्कवरी कर दिया और हम उसे मान लेते हैं। हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। यदि सारे एक्सपेरिमेंट पे जिस चीज़ की डिस्कवरी हुई है वो खड़ा उतर गया, हर टेस्ट को पास कर जाता है, तब हम कहते हैं ओके ठीक है। अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां निकलनी आती हैं। तो ऐसा रदरफोर्ड के साथ भी होता है। उनके भी मॉडल का कुछ ड्रॉबैक आता है। क्या ड्रॉबैक था? मतलब उनके मॉडल में भी कुछ ना कुछ कमियां थी, कुछ ना कुछ खामियां थी। सबसे पहला तो इनस्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी की बात नहीं कही कि एटम स्टेबल कैसे है, क्यों? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है, घूमता है। ठीक है। सर्कुलर पाथ में घूमता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूमेगा, है ना, कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूमेगा, कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो एनर्जी भी लॉस हो रहा है उसका। एंड हमें पता है, यहाँ देखिए कि जब उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होता जाएगा, मान लो ये घूम रहा था, एनर्जी जब कम होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा और अपनी तरफ खींचेगा। एंड ये क्या होगा? एक स्पाइरल पाथ ऑब्टेन कर लेगा और इस तरह से गोल 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 घूमते घूमते आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा एंड एटम कोलैप्स कर जाएगा। बट ऐसा तो कुछ होता नहीं है, एटम तो कोलैप्स कर नहीं रहा, यानी कि कहीं ना कुछ गड़बड़ी जरूर था इनके मॉडल के अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या था? एक तो इन्होंने बोला कि द इलेक्ट्रॉन शुड कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी एंड ग्रेजुअली स्पाइरल टुवर्ड द न्यूक्लियस, यानी कि एटम इनस्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा एंड स्पाइरल पाथ को ऑब्टेन कर लेगा। एटम शुड बी अनस्टेबल। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, द एटम शुड बी अनस्टेबल बट इन रियलिटी एटम आर स्टेबल। तो मैंने आपको क्या समझाया कि यदि ये स्पाइरल पाथ को ऑब्टेन कर लेगा, है ना, एंड धीरे धीरे वो आकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा, बट ये दोनों में से ना तो ये स्पाइरल पाथ को ऑब्टेन करता है, ना ये न्यूक्लियस में आके गिर रहा है, कोलैप्स कर रहा है। ठीक है। एंड हमारा मतलब कि इन्होंने जो बताया उसके अनुसार हमारा एटम अनस्टेबल होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में होता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि इनका इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसा होता है। रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है। इट ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट। तो इन्होंने स्पेक्ट्रम लाइन को भी नहीं बताया कि क्या होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम बनता है उसके बारे में भी नहीं बताया।
ठीक है। कुड नॉट एक्सप्लेन द वैलेंसी ऑफ एटम, एंड उन्होंने वैलेंसी को भी नहीं बताया, वैलेंसी के बारे में भी कुछ नहीं इन्होंने बताया। रदरफोर्ड मॉडल डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन आर अरेंज इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज होता है। देयरफॉर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द वैलेंसी, और इस तरह से वैलेंसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड इतने सारे ड्रॉबैक के बाद इनका मॉडल भी फेल हो गया, ठीक है, इनका मॉडल भी फाइनली क्या हो गया, फेल हो गया। तब हमारे बोर साहब की एंट्री होती है 1913 में, 1913 में नील बोर, जो कि डैनिश फिजिस्ट थे, प्रपोज्ड न्यू मॉडल ऑफ एन एटम टू एक्सप्लेन व्हाई एटम आर स्टेबल। फिर इन्होंने बताया कि एटम स्टेबल क्यों है। मेन पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल, तो बोर मॉडल का मेन पोस्टुलेट क्या था, इनका मॉडल के अंदर ऐसी क्या बातें थी भाई, तो इन्होंने बोला कि जो ऑर्बिट होता है ना वो फिक्स होता है, सर्कुलर ऑर्बिट। जो हमारे रदरफोर्ड थे उन्होंने बस बोला था कि एटम जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, पर फिक्स की बात नहीं कही थी, बट इन्होंने बोला कि ऑर्बिट जो है वो फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव रैंडमली अराउंड द न्यूक्लियस, दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट और सेल। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसा कि रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमेगा, बट उन्होंने ये नहीं बताया था किस में घूमेगा, रैंडमली कहीं भी घूमेगा क्या, तो इन्होंने बोला कि नहीं, वो एक फिक्स ऑर्बिट में होता है। ईच सेल हैज अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, हर सेल का अपना कुछ एनर्जी होता है। देयरफॉर दिस सेल आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, और इसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमेगा, है ना, एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, और जब कोई भी चीज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो एनर्जी को लूज करता है ना, एंड फाइनली वो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस में गिर के। लेकिन इन्होंने बोला कि एक्सेलरेटेड मोशन में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यदि अपने फिक्स ऑर्बिट में है तो वो सिर्फ घूमता रहेगा, लेकिन वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व ओनली इन दिस अलाउड सेल एंड नॉट इन बिटवीन देम, सिर्फ अपने सेल में होगा, अपने पाथ में होगा, उसके बीच में वो नहीं जाएगा। व्हाइल मूविंग इन अ फिक्स सेल इन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी, और उसमें घूमने के लिए, उसके फिक्स ऑर्बिट में घूमने के लिए उसको कोई एनर्जी लूज करने की जरूरत नहीं होती है। और इस तरीके से एटम की स्टेबिलिटी जो है उन्होंने प्रूफ कर दी कि भाई एटम क्यों नहीं कोलैप्स करता है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम कोलैप्स हो रहा था, लेकिन ऐसा एक्चुअली में हो नहीं रहा था, बट इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। लेकिन इसी बात को बोर मॉडल ने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमेगा तो, लेकिन वो फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा, वो कभी भी ना अपने आगे वाले ऑर्बिट में जाएगा ना पीछे वाले ऑर्बिट में जाएगा, और घूमते हुए अपनी एनर्जी भी लूज नहीं करता क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी लेवल को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, सारे एनर्जी लेवल को KLMN से, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये हमारा ऑर्बिट है ना, ये हमारा ऑर्बिट है, ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और ये हमारा K सेल है, L सेल है। अब इसके आगे हम ऐसे ऑर्बिट बनाते जाएंगे, M है ना, उसके बाद ये आगे हमारा N है। इस तरीके से हमारा एनर्जी लेवल है, सब एक एनर्जी लेवल है ना। फर्स्ट सेल हमारा K होता है, देन हमारा सेकेंड L होता है, थर्ड M होता है, फोर्थ N होता है। इस तरीके से हम जितना चाहिए इनफिनाइट एनर्जी लेवल हम बना सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारा एनर्जी लेवल है। एनर्जी इंक्रीजेस विद डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ते जाएगी, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज होगी। K सेल यानी कि 1 नंबर जो कि न्यूक्लियस से बहुत क्लोज होता है, उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ते जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें बोर साहब ने बताया था। जो L सेल की एनर्जी K से ज्यादा होगी, वैसे जैसे ही दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ते जाएगी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेल, यदि कभी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सेल में होगा तो कैसे होगा। An electron can move from one cell to another by absorbing or releasing a fixed amount of energy equal to the difference between the energy of the two cells। देखो जैसे मैंने तुम्हें बोला कि एक सेल है K और एक L है, ठीक है, ये K है और L है। मान लो K की एनर्जी हमने 10 मान ली और L की एनर्जी हमने 20 मान ली, क्योंकि दूर जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगा। तो K वाले में यदि कोई इलेक्ट्रॉन है और इसको L में जाना है
है ना, तो 10 जूल एनर्जी से नहीं जाएगा, इसको हमें एनर्जी देना पड़ेगा। कितना? 20 जूल, यानी 10 एनर्जी हम और देंगे 10 जूल, तब जा करके इसमें जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रॉन एल सेल में है और उसको के में आना है तो एनर्जी रेडिएट करेगा कितना? 20 माइनस 10 करेगा, यानी कि 10 जूल एनर्जी को वो लूज करेगा, तब वो इसमें आएगा। कहने का मतलब जब हम लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाते हैं तो हमें हायर में जाने के लिए मान लो जिस भी शेल की जितनी एनर्जी है ना, उतना एनर्जी हमें और एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, या हमें कहीं ना कहीं से दिया जाएगा, तभी हम उसमें जा सकते हैं। लेकिन यदि हम हायर एनर्जी लेवल में हैं और मुझे लोअर में जाना है तो मुझे अपनी एनर्जी को रेडिएट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं। ठीक है, बोर साहब ने ये सारी बातें बताई। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द सेल, यदि मूवमेंट करना है तो या तो हम एनर्जी को लूज करेंगे या तो एनर्जी को गेन करेंगे। लोअर लेवल में है और उसे हायर में जाना है तो हमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। हायर लेवल में है और लोअर में आना है तो एनर्जी को हमें रिलीज करना पड़ेगा, यानी कि E2 माइनस E1, हायर माइनस लोअर करना पड़ेगा, जिसे हम डेल्टा ई से डिनोट करते हैं। ये सारी बातें बताई बोर साहब ने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल कितना होगा? आखिर लोगों ने पूछा कि भाई आप बताओ कि जो पाथ है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, है ना, तो उन्होंने एक रूल भी बताया। ठीक है, उन्होंने बोला 2n², ये रूल है 2n², जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल, है ना। मान लो कि 1 नंबर ऑफ सेल क्या है? 1 है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2 इंटू n का वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे यदि, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? फर्स्ट सेल में 2। उस तरह से सेकेंड सेल जब जाएंगे तो n का वैल्यू हम 2 कर देंगे, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, यानी 8 हो जाएगा। एल सेल में जाएंगे यदि हम, तो एल का वैल्यू क्या होता है, सॉरी एम का वैल्यू क्या होता है? 3 होता है, तो क्या करेंगे हम? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 18। 3 3 से 9 इंटू 2, 18। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो डिपेंड करता है कि हम कौन से सेल में हैं। के यानी कि न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेगा और एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो ये सारी बातें बताई बोर साहब ने। ठीक है, वाई इज द एटम स्टेबल अकॉर्डिंग टू बोर? बोर ने कहा था कि एटम स्टेबल है, क्यों? तो आपको बहुत सारा रीजन मैंने बताया। इन रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस वाज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यूअसली लूज एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था बोला गया कि एनर्जी लूज कर रहा है, एंड बोर ने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। कैसे? उन्होंने बोला कि नहीं, एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, वो स्टेशनरी है, अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका एनर्जी भी फिक्स है। Stationary state, the energy of an electron remain constant even though it is in a motion around the nucleus. वो घूमता रहेगा फिर भी उसकी एनर्जी क्या है? फिक्स है, कमेगी नहीं। Therefore, an electron does not continuously lose energy. जब उसको हायर से लोअर में आना होगा, है ना, तब वो एनर्जी लूज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जब उसको लोअर से हायर में जाना होगा तो एनर्जी गेन करेगा, नहीं तो ना वो लूज करेगा ना गेन करेगा। ठीक है, यदि हम एक लाइन में बात करें तो बोर proposed that electron revolve around the nucleus only in a certain fixed energy level and do not lose energy while remaining in those allowed orbit. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, what component contribute to the mass of an atom? Rutherford model showed that most of the mass of an atom is concentrated in its nucleus. ये तो बताया कि सारा मास कहाँ होता है? रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल, एंड इसलिए उसको हम इग्नोर भी कर देते हैं। तो जो मास ऑफ एटम है ना, वो किसकी वजह से होना चाहिए? प्रोटॉन की मास की वजह से। और प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। मास ऑफ जो एटम है वो किसके मास के बराबर होगा? न्यूक्लियस की मास के बराबर होगा। जब उन्होंने हाइड्रोजन के लेकर के एक्सपेरिमेंट किया तो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जब चेक किया उन्होंने तो जितना प्रोटॉन 1 था, ठीक है, मास भी 1 था। पहले उन्होंने हाइड्रोजन को चेक करके बता दिया कि भाई प्रोटॉन जो होता है, मास जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है।
लेकिन उनको प्रॉब्लम तब हुआ जब उन्होंने हीलियम को चेक किया। जब उन्होंने हीलियम को चेक किया तो हीलियम का हीलियम का प्रोटॉन जो है, हीलियम में प्रोटॉन जो है वो 2 होता है, लेकिन मास जो है वो 4 होता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि भाई जब प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर 2 ही है, लेकिन इसका मास 4 हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया, है ना। यानी हम कुछ ना कुछ भूल रहे हैं। यहां से प्रॉब्लम शुरू हो गया इनका। प्रॉब्लम विथ एटॉमिक मास। इन द अर्ली 20th century, scientists noticed something puzzling. Hydrogen atom has 1 proton. Helium atom has 2 proton. If proton were the only particles contributing significantly to atomic mass, helium should have approximately twice the mass of hydrogen. यदि सिर्फ प्रोटॉन ही मास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता तो हीलियम का मास तो 2 होना चाहिए था, लेकिन हीलियम का मास तो 4 हो गया। यानी कि हीलियम एटम के अंदर प्रोटॉन के अलावा भी कुछ है जो हमें पता नहीं है, जिसकी वजह से इसका मास जो है गड़बड़ हो गया। कुछ और एलिमेंट का भी इन्होंने चेक किया पर किसी का मास सही नहीं आया। फिर जाकर के 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। मैं अपने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर बता चुकी हूँ न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई उसका भी मास लगभग प्रोटॉन के बराबर आया। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए एक्चुअली में उन्हें पहले पता नहीं चला। इसका चार्ज जो है 0 आया, लेकिन उसका मास जो है प्रोटॉन के लगभग बराबर आया। इट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और वो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता था। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन था नहीं, इसलिए उनको प्रॉब्लम हुई नहीं थी। बाकी हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, बाकी सारे एलिमेंट के अंदर जो है न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, द न्यूक्लियस कंसिस्ट ओनली ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी बदली। उन्होंने बोला कि भाई न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं होता, प्रोटॉन के अलावा न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, और सारा जो एटम का मास है वो न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है। इस तरीके से तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, है ना। एंड एटॉमिक मॉडल का सुधार भी हो गया, है ना। तो हम तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जरा देख लेते हैं कौन कौन सा पार्टिकल्स था। तो पहला था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन लोकेटेड होता है, मैंने बोला जो ऑर्बिट है उसके अंदर, यानी आउटसाइड द न्यूक्लियस, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। इसकी वजह से मास, किसी भी एटम का मास इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी, व्हाई डू हैवी एटम हैव मोर न्यूट्रॉन। देखो ऐसा तो बोला गया कि जितना प्रोटॉन होता है उतना न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हर जगह ये बातें सही नहीं है। हैवी एटम के पास न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, ठीक है। लाइटर एटम के पास न्यूट्रॉन कम होता है, लेकिन हैवी एटम के पास न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। लाइटर एटम ऑफन हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है। एज द एटम बिकम हैवियर, जैसे जैसे एटम हैवी होता जाएगा ना, न्यूट्रॉन बढ़ता जाएगा। ऐसे आयरन की बात करें तो आयरन के पास ना 26 प्रोटॉन है, तो 26 न्यूट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन 30 न्यूट्रॉन है। यूरेनियम में देखो और हैवी हो गया, 92 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन देखो 146 हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन क्यों है इसके अंदर? देखो प्रोटॉन ना पॉजिटिव चार्ज है, और सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? न्यूक्लियस में। तो यदि सारा पॉजिटिव चार्ज एक साथ आ जाए, है ना, कोई उसको सेपरेट करने वाला नहीं हो, तो बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा, है ना, एंड एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो सकता है। उस रिपल्सन को कम करने के लिए, जैसे यदि वो लाइटर एलिमेंट है, कम प्रोटॉन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा रिपल्सन भी बढ़ेगा। तो उसके गैप को बढ़ाने के लिए, उसके रिपल्सन को कम करने के लिए न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। ऑल प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, सो दे रिपेल ईच अदर। न्यूट्रॉन हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड हेल्प द न्यूक्लियस रिमेन बाउंड थ्रू द न्यूक्लियर फोर्स। और ये न्यूट्रॉन हेल्प करता है ताकि प्रोटॉन का जो फोर्स है ना, उससे न्यूक्लियस को बचा सके, यानी न्यूक्लियर फोर्स के तहत। न्यूट्रॉन हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड हेल्प द न्यूक्लियस रिमेन बाउंड थ्रू द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को बनाने में हेल्प करता है। Heavier atoms require more neutron to help hold the particle of the nucleus together, ताकि न्यूक्लियस के पार्टिकल एक साथ रहे। Why do heavy atom contain more neutron? हो गया, प्रोटॉन have positive charge, therefore proton repel one another inside the nucleus. Neutron are neutral and help strengthen the nuclear force that hold particle together.
As atom become heavier, their nuclei generally require more neutron to remain stable. तो स्टेबिलिटी को आप कह सकते हो बनाने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। अब हम सिंबल की बात करते हैं। तो बच्चों अर्लियर डेज में ऐसा नहीं है कि जब एटम की डिस्कवरी हुई, पीरियोडिक टेबल आ गया एंड सबको अरेंज कर दिया गया, सबके सिंबल खोज दिए गए, ऐसा नहीं हुआ। स्टार्टिंग में ना जो हमारे साइंटिस्ट थे वो कुछ ओल्ड सिंबल यूज़ किया करते थे। सबसे पहले सिंबल को जॉन डाल्टन साहब ने यूज़ किया था 1803 में। तो हर चीज़ों के लिए वो पिक्टोरियल कुछ ऐसे पिक्चर से रिलेटेड सिंबल देते थे, ठीक है। आप देख लो, हाइड्रोजन के लिए इस तरह का, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए इस तरह से सबका सिंबल था, जो कि याद करना बहुत ही मुश्किल है ना। इस पिक्टोरियल सिंबल को याद करना बहुत मुश्किल है। यदि अभी सोचो 118 के 118 इस तरह से याद करना होता तो कितना मुश्किल होता। कुछ साइंटिस्ट ने सोचा फिर कि इसे थोड़ा सा ऐसा बना जाए जो आराम से हम रिमेम्बर कर सके। तो जॉन जैकब ब्रिजेलियस सजेस्टेड यूजिंग अल्फाबेटिकल सिंबल। तो इन्होंने बोला कि अल्फाबेटिकल सिंबल क्यों नहीं हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी एटम, जो भी एलिमेंट होगा उसका जो नाम है तो उसका फर्स्ट लेटर हम यूज़ कर लेंगे। एंड यदि जब नाम उसका सेम हो, सेम ही अक्षर से, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, तो उसका सेकेंड लेटर भी यूज़ कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट लेटर को हमेशा हम कैपिटल रखेंगे एंड सेकेंड लेटर को स्मॉल रखेंगे। टुडे एलिमेंट सिंबल आर स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनली बाय IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आजकल ये सिंबल डिसाइड करता है। कैसे रूल है? रूल क्या है? फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकेंड लेटर जो है स्मॉल होगा, ठीक है। यही रूल है हमारा। इस सिंबल का नाम जो है कहाँ से रखा जाता है? तो बोले जो इस सिंबल जो है वो उसके लेटर कहाँ से लेते हैं? तो मैंने बोला जो नाम है ना, ये नाम कहाँ से एलिमेंट का लिखते हैं? तो कुछ इंग्लिश नेम लिखते हैं, कुछ लैटिन नेम लिखते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम के लिए सिंबल Na यूज करते हैं, तो आप बोलोगे कि Na क्यों यूज करते हैं? लैटिन में इसको नाट्रियम बोलते हैं, ठीक है। लैटिन में इसे नाट्रियम बोलते हैं, इसलिए इसके सिंबल में हम Na लिखते हैं। पोटाशियम को लैटिन में कैलियम बोलते हैं, ग्रीक में। सोडियम को ग्रीक में हम नाट्रियम बोलते हैं, इसलिए Na लिखते हैं। पोटाशियम को ग्रीक में कैलियम बोलते हैं, इसलिए Ka लिखते हैं। आयरन को फेरम बोलते हैं, इसलिए इसके सिंबल हम Fe यूज करते हैं। कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं। तो इस तरह से ये सब तो लैटिन सिंबल है, ठीक है। लैटिन से इसका नेम उठाया गया है, लैटिन ओरिजिन है इन चीजों का, है ना। इनका नाम लैटिन वर्ड से लिया गया है, इसीलिए इसका सिंबल भी लैटिन से ही लिया गया है, ठीक है। कुछ इंग्लिश से भी लेते हैं। तो इंग्लिश वाले का नाम जैसे मैग्नीशियम है, कोबाल्ट है, एल्युमिनियम है, तो उनका वही सिंबल रह जाएगा। एल एल्युमिनियम का, कोबाल्ट का CO, क्लोरीन का Cl, ठीक है। लेकिन जो लैटिन से लिया गया है उनके सिंबल जो है लैटिन नेम के अनुसार होगा। अब जो हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ये तो आपको पता होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट जो नोन है 118, उसको अरेंज कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जितना प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर, वही उसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है। हाइड्रोजन का 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। हीलियम का 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, ठीक है। अल्युमिनियम का 13 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है। मास नंबर क्या होता है? इसको A से डिनोट करते हैं। मास नंबर जो है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, और प्रोटॉन किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो ये भी कह सकते हो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। ये मास नंबर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वैलेंसी। तो बच्चों वैलेंसी क्या होता है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वैलेंसी जो होता है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो यदि इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगा, इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 होगा, इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी 4 होगा, है ना। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन यदि 5 हो जाता है तो वैलेंसी जो है वो 8-5 होगा। यदि इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी 8-6 होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी 8-7 होगा, है ना। तो जब 8-7 करेंगे तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
an atom loses gain or share in order to achieve a stable electronic configuration। तो बेसिकली कितना इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज कर सकेगा या गेन करेगा या फिर वो शेयर करेगा किसी के साथ, और ये सारा कुछ वो क्यों करेगा, ताकि वो स्टेबल स्टेट में चला जाए। स्टेबल स्टेट में जाने का क्या रूल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसका 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल स्टेट में चला जाता है, और स्टेबल स्टेट में जाने के लिए ही वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लूज करेगा या फिर शेयर करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, किस कंडीशन में लूज करेगा और किस कंडीशन में शेयर करता है। जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है या 3 है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मान लो कि किसी को 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और उसे 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए, है ना। जैसे सपोज सोडियम का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 281, है ना, 281, तो एंड क्लोरीन का लिखते हैं तो क्लोरीन का क्या होता है 287, ठीक है, क्योंकि 17 है इसका जो एटॉमिक नंबर है। तो इसको क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और सोडियम को ऑक्टेट पूरा करने के लिए और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन से बोलेगा भाई तुम अपना 7 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, क्लोरीन नहीं देने वाला है क्योंकि उसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नंबर है। तो क्लोरीन सोडियम को बोलेगा तुम अपना दे दो तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। चलो क्लोरीन तो नहीं दे सकता लेकिन सोडियम उसको दे सकता है ना, क्योंकि इसके पास बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है तो इसका ट्रांसफर करना आसान है, तो सोडियम इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इस तरह से क्लोरीन के पास पहले से 7 था, अभी 1 इलेक्ट्रॉन आने के बाद इसके पास 8 हो गया, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है और स्टेबल स्टेट में चला जाता है। सोडियम के पास 1 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था जिसे वे लूज करके, ठीक है, फिर से ये भी स्टेबल स्टेट में चला जाता है क्योंकि इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग होती है, दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और इस तरह से दोनों की वैलेंसी भी पूरी हो जाती है। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है 1, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होगी। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 1, है ना, तो इस तरह से क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होगी। जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो इस तरीके से हम जो है वैलेंसी निकाल सकते हैं। लेकिन क्या कोई इजी तरीका है जो बिना किसी को कंपाउंड बनाए मुझे ऐसे ही देख के पता चल जाए कि भाई इसकी वैलेंसी क्या होगी? तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, ठीक है। तो ये सोडियम का है, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का है, कार्बन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, है ना। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इसका लिख लोगे, है ना, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट की हालात देखना कि क्या इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो जब इलेक्ट्रॉन 1 होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। जब इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो वैलेंसी भी 2 होगी, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी 4 है। लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, तो अब वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 - 6 करेंगे, 8 - 6 करेंगे। तो इस तरह से इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 - 7 करेंगे, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे सिंपल वे है वैलेंसी निकालने का कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जब 1 2 3 4 होगा तो वैलेंसी भी उतनी होगी। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से ज़्यादा होगा तो वैलेंसी जो है 8 माइनस जो भी नंबर होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, नोबल गैस जो भी है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, जितने भी नोबल गैस जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो सबसे लास्ट में नोबल गैस आता है, ठीक है, हैलोजन फैमिली के बाद में। तो नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है। क्यों 0 होती है? देखो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या लिखते हैं, नियॉन का 2 और 8 यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब तो कोई जगह नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रख सकते हैं, 8, पूरा जगह फुल फिल है, यानी इसकी जो इसकी वैलेंसी है वो 0 है। अब कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी इसके पास नहीं बचा, ना तो इलेक्ट्रॉन अब ये देगा किसी को ना किसी से लेगा क्योंकि ऑलरेडी ये फुल है। ठीक है, इस तरह से आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 8 और 8 लिखोगे क्योंकि 18 है इसका एटॉमिक नंबर। इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा,
है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये फुल है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो बस ये 2 लिखेंगे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बोलो इसमें कैसे ऑक्टेट पूरा है? भाई चूंकि हीलियम एक छोटा एटम है इसलिए ऑक्टेट नहीं, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। मतलब इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, तो इसलिए इसकी वैलेंसी भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का जगह है 2 ऑलरेडी है, तो वैलेंसी मतलब अब कितनी कैपेसिटी इसके पास रह गई? कुछ भी नहीं, यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 हो चुकी है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सारे नोबल एलिमेंट है और नोबल एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की। बच्चों आपके बुक में ना एक एवरेज एटॉमिक मास बताया गया है, ठीक है, और एक क्लोरीन के केस में बताया गया है। तो एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है? बेसिकली द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एज फाउंड इन द नेचर इज नॉट द मास ऑफ एनी वन आइसोटोप्स। जो एटॉमिक मास आप निकालते हो ना, किसी एक आइसोटोप्स का मास नहीं है, बिकॉज एलिमेंट एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर आइसोटोप्स। क्योंकि ये एलिमेंट जो है कई बार कई का जो मिक्सचर होता है वैसे हम इसका एटॉमिक मास निकालते हैं। एटॉमिक मास दैट टेक इनटू अकाउंट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप्स इज कॉल्ड द एवरेज एटॉमिक मास। तो जो आइसोटोप्स क्या होता है, यानी कि आइसोटोप्स मैं आपको समझाती हूँ। जब कोई भी एलिमेंट डबल फॉर्म में मिलता है, मतलब एलिमेंट तो वही रहता है लेकिन उसका अलग अलग फॉर्म है ना। जैसे कार्बन 12 के फॉर्म में मिलता है, कार्बन 14 के फॉर्म में भी मिलता है। हाइड्रोजन जिसका कि एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 1 भी हो सकता है, मास नंबर 2 भी हो सकता है, मास नंबर जो है उसका 3 भी हो सकता है। यानी है तो हाइड्रोजन लेकिन मास नंबर चेंज हो रहा है, तो ये सब एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। तो ऐसे केस में हम एवरेज मतलब कि अब मास नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो एग्जैक्टली क्या बोलेंगे? जैसे क्लोरीन का देखो, मास नंबर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17, लेकिन मास नंबर क्या होता है? 35 भी होता है और 37 भी होता है। ठीक है, तो अब ऐसे केस में सवाल ये है कि हम किसको कंसिडर करेंगे, मास नंबर 35 को या 37 को? तो हम क्या कर लेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों? देखो एवरेज निकालते कैसे हैं कि एवरेज एटॉमिक मास, तो मास ऑफ आइसोटोप्स इनटू 100 इनटू परसेंट अबंडेंस प्लस मास ऑफ आइसोटोप्स इनटू कितना परसेंट। जैसे मान लो क्लोरीन, तो क्लोरीन जो है कितना परसेंट कौन सा क्लोरीन मिलता है, ठीक है। तो जैसे आप देखो कि जिसका मास नंबर 35 है, यहाँ पे ना ये 35 है, 135 नहीं है। तो मास नंबर जिसका यहाँ पे आप देखो, जो एक क्लोरीन है 35 जिसका मास नंबर है, और एक है ऐसा क्लोरीन जिसका मास नंबर 37 है। तो जो क्लोरीन जिसका मास नंबर 35 है वो 75% मिलता है। जिसका मास नंबर 35 है वो नेचर में कितना अबंडेंस है उसका? 75%। और बाकी जिसका मास नंबर 37 है वो नेचर में कितना अबंडेंस है? 25%। 35 मास वाला 75% है, 37 मास वाला 25% है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप इस केस में जो है एवरेज एटॉमिक मास? तो फॉर्मूला यूज़ कर लिया आपने, है ना, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखना है आपको? 35 जिसका एटॉमिक मास 35 है वो कितना है? 75%। 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100। और क्या करना है आपको? इसको इंटू करो, है ना, इसको इंटू करो, 100 से डिवाइड करो। जैसे आप डिवाइड करते हो आपके पास कितना जाता है? 35.5। यानी कि क्लोरीन जो 2 फॉर्म में मिलता है, एक का मास नंबर 35 और एक का मास नंबर 37। तो हमें 35 37 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे जब भी क्लोरीन का मास पूछा जाएगा? तो 35.5। ठीक है, एक एवरेज एटॉमिक मास हम लिख देते हैं। ओके, क्लियर? The isotopes are present in equal amount, then the average atomic mass is simply the arithmetic mean of their masses. यदि इक्वल अमाउंट में है तो अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, इक्वल अमाउंट में नहीं है तो क्या करेंगे? इस तरह से परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स को समझेंगे क्या होता है। आइसोटोप्स इज ईच ऑफ 2 or more form of the same element that contain equal number of proton but different number of neutron in their nuclei and hence differ in relative atomic mass. सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि आइसोटोप जो है जैसे एक ही एटम के 2 अलग अलग फॉर्म होते हैं, मतलब वो सब कुछ उसका एक होता है लेकिन बस उसका मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इनका सेम होता है, पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, आप ऐसे याद रख सकते हो।
एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। देखो जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन जिसका कि एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर भी 1 है, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 2 है, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मास नंबर 3 है। तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं भाई, सबका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। जिसका मास नंबर 1 है उसको प्रोटियम बोलते हैं, जिसका मास नंबर 2 है उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, जिसका मास नंबर 3 है उसको ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आइसोबार की बात कर लेते हैं। इस तरह से कार्बन भी आइसोटोप्स में आएगा और भी बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट 1-2 एग्जाम्पल याद रखो, जैसे हाइड्रोजन का, कार्बन एक का मास 12 होता है और एक का मास 14 होता है। ठीक है, आइसोबार्स देखो मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। ऐसे एलिमेंट जिसका मास नंबर ऊपर वाला जो नंबर होता है ना वो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो आर्गन है ना, आर्गन अब क्या लिखते हो, आर्गन एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर इसका 40 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40 होता है। देखो दो अलग अलग एलिमेंट हैं, है ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब वेरीज कर सकता है। और इनका एटॉमिक देखो एटॉमिक नंबर भी अलग है लेकिन मास नंबर सेम है, इनका मास नंबर सेम है। ठीक है, उस तरह से नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का मास नंबर 14 होता है, उस तरह से कार्बन 14 एक है, इसका भी मास 14 हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, कार्बन का 6 होता है लेकिन मास दोनों का सेम है। तो ऐसे एलिमेंट जिसका कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम हो उसको हम आइसोबार्स कहते हैं। यहाँ आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम तीनों इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर समझ में आया। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।